Hi friends, welcome back again on my channel Nursing Basic Educations और माय नेम इज़ आफरीन खातून। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है रिफ्लेक्स। तो हम लोग जानेंगे कि रिफ्लेक्स क्या होता है और रिफ्लेक्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं और किसी भी स्टिमुलाई के प्रति हम लोग कैसे रिफ्लेक्स या कोई भी एक्शन करते हैं। तो चलिए हम लोग का आज का जो वीडियो है वो एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं कि आपने कभी फील किया है कि जब भी कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट आपके हाथ के कांटेक्ट में आता है तो आप अपना हैंड बैक कर लेते हैं। क्या आपको कभी कोई भी फूड देख के मुंह से पानी आता है? तो इन सब सारे सवालों का जवाब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि रिफ्लेक्स क्या होता है। रिफ्लेक्स एक ऐसा एक्शन है जो भी हम लोग रिफ्लेक्स जो करते हैं वो एक अनप्लान्ड होता है। अनप्लान्ड एक्शंस होता है, वो इनवॉल्यूंटरी एक्शंस होता है जो किसी भी इंटरनल या एक्सटर्नल स्टिमुलाई के प्रति हम लोग एक्ट या रिएक्शंस करते हैं या उसके प्रति रिस्पॉन्स करते हैं। मैंने एग्जांपल दिया कि किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आते ही हम लोग अपना हैंड बैक कर लेते हैं। तो जो हॉट ऑब्जेक्ट है वो एक स्टिमुलस का काम करता है और जब हम अपना हैंड बैक करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उस स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स करते हैं या रिएक्ट करते हैं और अपने हाथ को वापस बैक कर लेते हैं। तो ये एक प्रोसेस है जो कि जब भी कोई किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जो भी हमारा स्किन है हॉट ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आता है तो वहाँ पे स्किन में बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, वो जो रिसेप्टर्स होते हैं वो मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं हमारे ब्रेन और हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक। फिर वहाँ पे क्या होता है कि ब्रेन में स्पाइनल कॉर्ड में बहुत सारे न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो जहाँ की एक सिनेप्सिस होता है, वहाँ पे इंटीग्रेशंस होता है। फिर इंटीग्रेशंस के बाद हमें ये पता चलता है कि हमें किस टाइप्स के एक्शन करना है। तो जो हमारा रिफ्लेक्स होता है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्पाइनल रिफ्लेक्स और एक होता है क्रेनियल रिफ्लेक्स। तो हमारा पहला जो है वो है स्पाइनल रिफ्लेक्स, वो पढ़ेंगे। स्पाइनल रिफ्लेक्स जो होता है वहाँ पे क्या होता है, इन्फॉर्मेशंस का इंटीग्रेशंस हमारे स्पाइनल कॉर्ड में होता है। स्पाइनल कॉर्ड में और एक ग्रे मैटर होता है जो एच शेप का होता है या बटरफ्लाई शेप का भी होता है। तो जो वहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड में इंफॉर्मेशंस का इंटीग्रेशन होता है तो उसे हम लोग स्पाइनल रिफ्लेक्स कहते हैं। जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो स्किन होता है वहाँ पे सेंसरी रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जिसका नाम है सेंसरी न्यूरॉन्स। तो जिससे हम लोग एफरेंट न्यूरॉन्स भी कहते हैं। वो क्या करता है, जितने भी इंफॉर्मेशन है वो मैसेज को ट्रांसमिट करता है और गैंग्लियन जो कलेक्शंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स के बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं, एक्सॉन्स और सोमा, जिसे सेल बॉडी भी कहते हैं, और जो दूसरा होता है एक्सॉन्स होता है। तो अगर जो कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी होता है अगर ये सीएनएस में प्रेजेंट तो उसे हम लोग न्यूक्लियाई कहते हैं। अगर वही सेल बॉडी का कलेक्शंस हमारे स्पाइनल कॉर्ड में है तो उसे हम लोग गैंग्लियन कहते हैं। तो बेसिकली हम लोग स्पाइनल कॉर्ड के बारे में यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जो न्यूरॉन्स है यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट है, इसलिए इस गैंग्लियन का भी नाम और डोर्सल रूट गैंग्लियन है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो डोर्सल रूट गैंग्लियन है वहाँ से मैसेज ट्रांसमिट होता है और सिनेप्टिक रीजन में जाता है। सिनेप्टिक रीजन जो है एक ऐसा वहाँ पे क्या होता है कि इन्फॉर्मेशंस का इंटीग्रेशन है। वहाँ पे जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं वो डिसाइड करता है कि किस टाइप के मोटर न्यूरॉन्स जनरेट होंगे। जो बेसिकली जो सिनेप्टिक जो रीजन होता है वो एक न्यूरो जंक्शन होता है जहाँ पे टू नॉब्स के बीच में इलेक्ट्रिकल नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होते हैं। जो सिनेप्टिक होते हैं उसको भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक होता है प्री सिनेप्टिक और एक होता है पोस्ट सिनेप्टिक। जो प्री सिनेप्टिक पार्ट होता है वो न्यूरॉन्स के एक्सॉन पर लोकेटेड होता है। बेसिकली जो न्यूरॉन्स होते हैं उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है एक्सॉन और एक होता है साइटोन। अगर
जो प्री सिनेप्टिक पार्ट है वो न्यूरॉन्स के एक्सॉन पे लोकेटेड होता है, और जो पोस्ट सिनेप्टिक पार्ट है वो न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स पे लोकेटेड होता है। तो ये हमारा ऑल ओवर हो गया स्पाइनल रिफ्लेक्स। तो स्पाइनल रिफ्लेक्स में जो इन्फॉर्मेशन का इंटीग्रेशन जो होता है वो स्पाइनल कॉर्ड में होता है, और क्रेनियल रिफ्लेक्स में सेम यही प्रोसेस हमारे ब्रेन के स्टेम सेल्स में होता है, इसलिए इसे हम लोग क्रेनियल रिफ्लेक्स कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि डिग्री ऑफ कम्प्लेक्सिटी के आधार पे इसको 2 पार्ट्स में, सिनेप्सिस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो जो पहला है वो है मोनोसिनेप्टिक, और जो दूसरा है वो है मल्टी सिनेप्टिक। मोनोसिनेप्टिक में 1 सेगमेंट होते हैं सीनियर्स के, जिसे हम लोग इफेरेंट न्यूरॉन्स भी कहते हैं और सेंसरी न्यूरॉन्स भी कहते हैं, जो मैसेज को ट्रांसमिट करता है। और जो मल्टी सिनेप्टिक होते हैं उसमें मोर देन 1 सेगमेंट्स होते हैं सीनियर्स में, जिससे हम लोग मोटर न्यूरॉन्स भी कहते हैं और एफरेंट न्यूरॉन्स भी कहते हैं, बिकॉज कि ये जो होते हैं मैसेज को जो भी ट्रांसमिट होता है ब्रेन हमारा इंटरप्रेट करता है, फिर ये वापस से ब्रेन इंटरप्रेट करने के बाद गैंग्लियंस के थ्रू ये क्या करता है, हमारे स्केलेटल मसल्स को फिर स्केलेटन मसल्स तक मैसेज को सेंड करता है। और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग रिफ्लेक्स आर्क के भी नाम से जानते हैं। तो ऑल ओवर हम लोग का ये पूरा रिफ्लेक्स हो गया कि रिफ्लेक्स के कितने रिफ्लेक्स किस किस टाइप्स के होते हैं रिफ्लेक्स, और स्टिमुलाई क्या होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल, और क्रेनियल रिफ्लेक्स क्या होता है, और स्पाइनल रिफ्लेक्स क्या होता है। तो हम लोग अभी जो पढ़ने वाले हैं कि बच्चों में कौन कौन किस किस टाइप्स के रिफ्लेक्स बच्चों में होती है। तो हमारा जो पहला है वो है सकिंग रिफ्लेक्स। तो हमारा फर्स्ट है सकिंग रिफ्लेक्स, और जो सकिंग रिफ्लेक्स होता है वो न्यूबॉर्न बेबी में होता है। यहाँ पे क्या होता है, जब भी बच्चे को उसके मुंह में कुछ भी एंटर कराने की कोशिश करते हैं तो बच्चा क्या करता है कि उसे सक करना स्टार्ट कर देता है। जो सकिंग रिफ्लेक्स होता है वो 1 ईयर ऑफ एज तक डिसअपियर हो जाता है। नेक्स्ट है रूटिंग रिफ्लेक्स। रूटिंग रिफ्लेक्स में क्या होता है, जब भी हम न्यूबॉर्न बेबी के फेस को किसी भी ऑब्जेक्ट से या किसी फिंगर से हम लोग टच करते हैं, तो जिस साइड से हम लोग बेबी के फेस को स्टिमुलेट करते हैं तो वो स्टिमुलेटेड साइड की तरफ अपने फेस को टर्न कर लेते हैं। जो रूटिंग रिफ्लेक्स होता है वो न्यूबॉर्न बेबी में 3 to 4 मंथ ऑफ एज तक ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा स्वेलोइंग रिफ्लेक्स। इसमें क्या होता है, जब भी जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनके मुंह में किसी भी प्रकार की लिक्विड डालने की कोशिश करते हैं, तो जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं वो उन्हें स्वेलो करने की कोशिश करते हैं। जो स्वेलोइंग रिफ्लेक्स होता है वो बच्चों में कभी डिसअपियर नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा स्नीजिंग रिफ्लेक्स। जो स्नीजिंग रिफ्लेक्स होता है वो इसमें क्या होता है, जो अपर रेस्पिरेटरी एयरवे होता है वहाँ पे किसी भी टाइप्स के इरिटेंट्स के वजह से या स्टिमुलेशंस के कारण बच्चों में स्नीजिंग रिफ्लेक्स कॉज होने लगता है। जो स्नीजिंग रिफ्लेक्स होता है वो कभी डिसअपियर नहीं होता है। नेक्स्ट होता है हमारा कफिंग रिफ्लेक्स। कफिंग रिफ्लेक्स में क्या होता है, जो बेबी का लोअर रेस्पिरेटरी एयरवे होता है वहाँ पे किसी भी प्रकार के इरिटेंट्स की वजह से या स्टिमुलेशंस की वजह से उस स्टिमुलेशन साइट्स की पे स्टिमुलेट होने की वजह से वहाँ पे क्या होता है, बेबी में कफिंग रिफ्लेक्स स्टार्ट होने लगता है। नेक्स्ट है हमारा वो है गैग रिफ्लेक्स। इसमें क्या होता है कि बेबी के पोस्ट फेरेंजियल पार्ट्स में स्टिमुलेशंस के कारण जो बेबी के स्टमक का कंटेंट होता है वो बैकफ्लो होने लगता है, वो रिगर्जिटेट होने लगता है। और ये जो गैग रिफ्लेक्स है वो बेबी में कभी बेबी में ये होल लाइफ तक होता है, कभी डिसअपियर नहीं होता है। जो नेक्स्ट हमारा है वो है डॉल्स आई रिफ्लेक्स। इसमें क्या होता है, जब भी अगर कोई न्यूबॉर्न बेबी है, अगर वो लेटा हुआ है और लेफ़्ट साइड की तरफ देख रहा है, तो उसके फेस को अगर हम लोग दूसरे साइड की तरफ टर्न करेंगे तो वो क्या करता है, अभी भी वो लेफ़्ट साइड की ही तरफ देख रहा होता है, उसकी आंखें लेफ़्ट साइड की तरफ ही टिकी हुई होती है। वो राइट साइड में जैसे अपना हेड मूव करता है तो उस तरीके से उसके साथ अपना आई मूव नहीं कर पाता है, क्योंकि अपने आँखों को वो तुरंत एडजस्ट नहीं कर पाता है। डॉल्स आई रिफ्लेक्स होता है वो बच्चों में 3 to 4 मंथ ऑफ एज तक डिसअपियर हो जाता है। जो हमारा नेक्स्ट है वो है मोरोज रिफ्लेक्स। इसमें क्या होता है, मोरोज रिफ्लेक्स को देखने के लिए
हम न्यूबॉर्न बेबी को 45 डिग्री एंगल पे होल्ड करेंगे और उसको फिर उसको हम लोग 30 डिग्री एंगल पे उसको छोड़ेंगे। तो क्या इसके रिस्पॉन्स में जो न्यूबॉर्न बेबी है वो अपने हाथ को एक्सटेंड करता है और एबडक्ट करने की कोशिश करता है। एबडक्शंस मीन्स क्या होता है कि जैसे हम कोई स्ट्रेट खड़ा है और एक हमारे मिड लाइन से एक इमेजिनरी लाइन होती है, जब बेबी अपने हाथ को इमेजिनरी लाइन से दूर करता है तो उसे हम लोग कहते हैं एबडक्शन, और जब इसके पास लाता है तो इसे हम लोग कहते हैं एडक्शन। जो मोरोज रिफ्लेक्स होता है वो 3 से लेके 6 मंथ ऑफ एज तक डिसअपियर हो जाता है। जो हमारा नेक्स्ट है वो है स्टार्टल रिफ्लेक्स। स्टार्टल रिफ्लेक्स में क्या होता है कि जो भी न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनके पास में उनकी या फिर बगल में किसी भी प्रकार के साउंड या नॉइज होते हैं तो उसके रिस्पॉन्स में जो बेबी होता है वो अपने हाथों को एडक्शन करने लगता है और उसके रिस्पॉन्स में अपने हाथों को फ्लैक्स भी करने लगता है। जो स्टार्टर रिफ्लेक्स होता है वो 4 मंथ ऑफ एज तक ख़त्म हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। जो हमारा नेक्स्ट है वो है बेबिंस्की रिफ्लेक्स। इस रिफ्लेक्स को देखने के लिए न्यूबॉर्न के सोल के लेटरल सरफेस पे किसी भी ऑब्जेक्ट से, किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से बेबी के सोल पे स्ट्रोक करने पे बेबी क्या करता है, अपने थम्स को डोर्सीफ्लेक्स करता है और अपने फिंगर्स को हाइपर एक्सटेंड करता है। जो डोर्सीफ्लेक्स रिफ्लेक्स होता है बेबी में अक्सर 6 मंथ ऑफ एज तक होता है, लेकिन कभी कभी ये 1 ईयर ऑफ एज तक होता है, जो कि नॉर्मल है। और ये 1 ईयर ऑफ एज तक इसलिए होता है क्योंकि एक्सोन्स का माइलिनाइजेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि जो एक्सोन्स जो होते हैं वो नर्व सेल्स का पार्ट होता है। जो नर्व सेल्स होते हैं वो हमारे उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक एक्सोन होता है और एक साइटोन्स होता है। तो जो एक्सोन्स होता है उसके ऊपर माइलिन शीट का कवर हुआ होता है और वो क्या करता है, जो एक्सोन्स होते हैं हमारे पूरे बॉडी में मैसेज को ट्रांसमिट करने का काम करता है। इसकी वजह से जो कभी कभी बच्चों में 1 ईयर ऑफ एज तक ये रिफ्लेक्स देखने को मिलता है। जो नेक्स्ट हमारा है वो है प्लांटर रिफ्लेक्स। इस रिफ्लेक्स में क्या देखेंगे कि जो भी न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनके सोल पे किसी भी चीज़ से या स्टिमुलेशंस के कारण बेबी जो क्या करता है अपने सारे फिंगर्स को नीचे की तरफ कर्ल कर लेता है। नेक्स्ट है वो है पैराशूट रिफ्लेक्स। इस रिफ्लेक्स को देखने के लिए हम जब भी न्यूबॉर्न बेबी को हवा में उछालते हैं और तो वो उसके रिस्पॉन्स में जो न्यूबॉर्न बेबी होता है अपने दोनों एक्सट्रीमिटीज़ को, अपर एक्सट्रीमिटीज़ और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ दोनों एक्सट्रीमिटीज़ को एक्सटेंड कर लेता है। और ये जो रिफ्लेक्स है वो बेबी के जन्म होने के 6 महीने बाद अपीयर होता है और ये रिफ्लेक्स कभी डिसअपीयर नहीं होता है। जो हमारा नेक्स्ट है वो है प्रेजिस रिफ्लेक्स। इसमें क्या होता है, जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उन्हें किसी भी फर्म सरफेस पे और प्रोन पोजीशन में लिटाते हैं और लिटाने के बाद उनके सर्वाइकल वर्टिब्रा से लेके अपने उसके सैक्रल वर्टिब्रा तक अपने थंब से उसको नीचे लेके आते हैं और फिर सैक्रल वर्टिब्रा से लेके उसके सर्वाइकल वर्टिब्रा तक अपने थंब को ऊपर लेके जाते हैं। तो बेबी उसके रिस्पॉन्स में क्राई करता है और अपने एक्सट्रीमिटीज़ को फ्लेक्स करता है और लोडोसिस शो करने की कोशिश करता है। लोडोसिस जो होता है वो एक प्रकार की स्पाइनल डिसऑर्डर होता है और जो ये रिफ्लेक्स होता है वो बच्चों में, न्यूबॉर्न बेबी में 4 से लेके 6 मंथ ऑफ एज तक डिसअपियर हो जाता है। जो हमारा नेक्स्ट है वो है डांसिंग रिफ्लेक्स या स्टेपिंग रिफ्लेक्स होता है। जो इसमें क्या होता है, जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उन्हें वर्टिकल पोजीशन में अगर उसे स्टैंड करते हैं या फिर जो उसके पाँव होते हैं, एक पाँव या दोनों पाँव किसी फॉर्म सरफेस को टच करता है तो उसके रिस्पॉन्स में जो बेबी होते हैं अपने एक्सट्रीमिटीज़ को फ्लेक्स करने लगते हैं और एक्सटेंड करने लगते हैं। तो ऐसा अपीयर होता है कि जैसे कि बच्चा जो है वो वॉक कर रहा है या डांस कर रहा है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करते रहें। थैंक यू।